सो स्टार्ट करेंगे आपके साथ हम इरिगेशन इंजीनियरिंग की नेक्स्ट वीडियो। तो अभी तक जितना पढ़ा है हमने उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे मूव ऑन करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपके पास इरिगेशन क्यों रिक्वायरमेंट है। तो इरिगेशन की रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि आपके पास इंडिया को तो मैंने आपको बता दिया था, देखो कितने जोन्स में आता है आपके पास। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मैंने आपको इंडिया के साथ डिस्कस कर दिया आपको। इसके बाद जितनी भी क्रॉप्स होती हैं, डिफरेंट क्रॉप्स में आपके पास डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर होता है और डिफरेंट टाइम पीरियड पे रिक्वायर्ड होता है। कब तक? थ्रू आउट बेस पीरियड, ताकि क्या हो, उसकी फुल ग्रोथ हो। तो हमें उसके लिए क्या प्रोवाइड करना पड़ता है? वाटर प्रोवाइड करना पड़ता है। अब पानी के हमारे पास नेचुरल सोर्स भी हो सकता है। अगर रेनफॉल आपके पास टाइमली हो और सफिशिएंट अमाउंट में हो तो आपको कोई इरिगेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपके पास इरेगुलर है और इनसफिशिएंट है तो आपको इरिगेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। फिर इरिगेशन की डेफिनेशन बताई मैंने, क्या होता है आपके पास आर्टिफिशियल एप्लीकेशन होता है वाटर का, ताकि आपकी क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। अब इसके बेनिफिट्स बताए थे कि मैक्सिमम यील्ड आ सकता है आपको, मिक्स क्रॉपिंग को एलिमिनेट करेगा आपके पास। अगर जो आप पानी इरिगेशन के लिए यूज़ करोगे उसको आप स्टोर करने के लिए डैम्स को कंस्ट्रक्ट करोगे, तो उसी डैम्स जो आपने पानी वहाँ पे स्टोर किया उसकी वजह से आप क्या कर सकते हो? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो। फिर उसको आप सेल करोगे तो आपको पैसा भी आएगा और पावर भी आ जाएगी आपके पास। अब इंडिया में मैक्सिमम कैनाल्स क्या होती हैं? ऑनलाइन कैनाल होती हैं। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है आपके पास? वाटर लॉगिंग भी हो सकती है अगर आप इंटेंसिव इरिगेशन करोगे। और हम खेतों में क्या प्रोवाइड करते हैं? यूरिया, जिसमें नाइट्रोजन हो जाता है। तो उससे आपके पास ग्राउंड वाटर पॉल्यूट होने के भी चांसेस होते हैं। अब फिर हमने देखा कि टाइप्स क्या है आपके पास इरिगेशन की, सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस कर दी। फिर मैंने बताया था आपको फ्री फ्लडिंग के बारे में। फ्री फ्लडिंग में क्या करते हैं? हम पानी को कंट्रोल करने के लिए कोई भी हम तरीका जो है अप्लाई नहीं करते। अब बॉर्डर फ्लडिंग आ जाता है। तो बॉर्डर फ्लडिंग में क्या करते हैं? हम लैंड के जो एरिया है उसको स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लेते हैं, जिनको हम बॉर्डर बोलते हैं। तो उससे क्या हो जाता है? आपके पास पानी स्टोर हो जाता है। और टाइम कितना रिक्वायर्ड होता है आपके पास एक जो स्ट्रिप है या बॉर्डर है उसको इरिगेट होने में? तो उसके रिलेटेड आपको फॉर्मूला भी बता दिया था। और फिर मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था कि मैक्सिमम इरिगेट एरिया कितना आप इरिगेट कर सकते हो। तो उसके रिलेटेड भी फॉर्मूला आपको बता दिया था। फ्री यूनिट कन्वर्जन के लिए मैंने आपको बता दिया था टर्म्स। और फिर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे हुए थे। फिर जो नेक्स्ट टाइप आ जाती है आपके पास चेक फ्लडिंग। चेक फ्लडिंग में क्या होता है आपके पास? चेक फ्लडिंग में आपके पास सिमिलरली जो फ्री फ्लडिंग है उसी की तरह होता है चेक फ्लडिंग भी। बस चेक फ्लडिंग में क्या करते हैं हम? क्रॉस लीव जो है वो क्या करते हैं? प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि उससे क्या हो, आपके पास पानी जो है वो लॉसेस ना हो। तो ये आपके पास आते हैं क्रॉस लीव्स। तो ये आपके पास हमने डिस्कस किया। फिर हमने बेसिन फ्लडिंग बता दिया। बेसिन फ्लडिंग क्या होता है आपके पास? चेक फ्लडिंग की तरह होता है। इसका जो बेसिन एरिया होता है वो क्या होता है? सर्कुलर एरिया होता है। क्यों? इसमें आपके पास ये खाली एक या दो फीट जो है आप इसमें इरिगेट कर सकते हो। सो आपको ये भी बता दिया था। फिर हमने डिस्कस किया था आपके पास फरो इरिगेशन। फरो इरिगेशन में क्या होता है? सबसे पहले आपके पास एवोपरेशन लॉसेस कम होते हैं, लेस पुडिंग ऑफ सॉइल होती है। उसके बाद इसमें मैंने कहा था कि आप ओनली 20 to 50% ऑफ लैंड सरफेस को क्या करते हो? आप वेट करते हो पानी के साथ। तो फिर आपको मैंने फरो के रिलेटेड डिफरेंट चीज़ें बताई थी कि जो आपके पास टॉप वाला पोर्शन आता है इसको हम रिज बोलते हैं, और जहाँ पे पानी है इसको क्या बोलेंगे? हम फरो बोल देंगे। तो इस तरह से आपके पास ये फरो इरीगेशन के रिलेटेड कुछ कंसेप्ट बताए थे। अब जो नेक्स्ट टाइप है आपके पास इरीगेशन के रिलेटेड वो आ जाती है आपके पास स्प्रिंकलर इरीगेशन। तो क्या होता है आपके पास स्प्रिंकलर इरिगेशन, वो हम डिस्कस करते हैं। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन आपको मैं पहले इमेज शो कर देता हूँ। आपने इस तरह से देख रखा होगा, बहुत सी जगह पार्क्स वगैरह में देख रखा होगा आपने। तो इस तरह से इरिगेशन मतलब पानी जो है वो पार्क्स में प्रोवाइड किया जाता है। तो उसी को देखेंगे हम स्प्रिंकलर इरिगेशन में। तो इसमें आप बोल सकते हो कि इन दिस मेथड नेटवर्क ऑफ पाइप्स एंड पंप्स आर लेड आवर फील्ड एंड वाटर इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ स्प्रेज विच रिजेंबल नेचुरल रेनफॉल्स, हैंस इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज आर्टिफिशियल रेनफॉल। तो आपको मैंने कहा कि आपके पास एक पंप होगा, ये आपके पास क्या करेगा? पानी जो है पूरे लैंड में क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा। और ये पानी भी इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे करता है। जैसे आपके पास घर में आप शावर से नहाते हो, तो शावर भी आपको क्या करता है? एज ए स्प्रिंकलर इरिगेशन ही आपको, जैसे आप नहा रहे हो तो आपको पानी की रिक्वायरमेंट है, तो आपको शावर जो पानी प्रोवाइड कर रहा है, उसी तरह से जो फील्ड में आपके पास स्प्रिंकलर इरिगेशन पानी प्रोवाइड कर रहा है वो क्या आ रहा है आपके पास? यूनिफॉर्म हो रहा है। तो एज अ नेचुरल रेनफॉल की तरह बता देते हैं वो, मतलब अब सिंपली स्प्रेज की फॉर्म में है और रेनफॉल के ही रिजेंबल कर लेता है वो। इसीलिए आप स्प्रिंकलर इरिगेशन को आर्टिफिशियल रेनफॉल भी बोल सकते हो। अब आपने जो है वो पानी स्प्रेज की फॉर्म में आ रहा है, तो इसमें लॉसेस क्या हो जाते हैं? बहुत कम हो जाते हैं। और इसकी क्या जाती है? हाई एफिशिएंसी आ जाती है। कितनी? 80 से 85% के बीच में स्प्रिंकलर इरिगेशन की क्या होती है? एफिशिएंसी होती है। इसीलिए जो
स्प्रिंकलर इरिगेशन है, इसको बेस्ट मेथड बोलते हो आप किसका, सरफेस इरिगेशन का। तो पाइप्स और पंप्स का नेटवर्क होगा आपके पास, और पानी किस फॉर्म में आपको फील्ड में प्रोवाइड करेगा, स्प्रेज की फॉर्म में, इसको हम बोलेंगे स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो ये मान लो आपके पास टैंक है जहाँ से आप पानी जो है आपने रखा आपने स्टोर कर रखा है, फिर यहाँ से आ रहा है पाइप्स पंप से आ रहा है आपके पास, फिर आपके पास फील्ड में होगा, फील्ड में आप एक राइजर प्रोवाइड करोगे, फिर आपके पास क्या करेगा, ये पानी यहाँ पे पूरे एरिया को इरिगेट कर रखेगा। तो ये आपको देखो यहाँ पे मैंने शो रखा है, ये पाइप आ रखी है, और यहाँ टॉप पे क्या होता है, रोटेटिंग हेड होता है, ये आपके पास क्या करता है, रोटेट करते जाता है, पूरे एरिया को क्या कर देता है, आपके पास ये इरिगेट कर देता है। अब आपके पास ये राइजर्स भी होता है, ये राइजर किस लिए होता है, ताकि आपके पास एरिया जो है पानी का स्प्रेड करने का एरिया क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो ये देखो, ये आपके पास पाइप्स आ रही हैं, और ये क्या है आपके पास, राइजर, ये जो आपके पास स्टैंड है, ये वाली चीज़, ये आपके पास क्या है, राइजर। तो नेक्स्ट इमेज दिखाते हैं। तो ये वाला आपके पास राइजर है, दिस वन इज योर राइजर। तो ये आपके पास स्प्रिंकलर इरिगेशन की कुछ इमेजेस शो करती। तो ये आपके पास इसका प्लेन व्यू होता है, मतलब मेन पाइप आई, फिर सब मेन पाइप है, फिर यहाँ पे स्प्रिंकलर है, फिर ये आपके पास इरिगेट करेगा। तो ये फील्ड को मैंने ग्रीन कलर से शो कर रखा है, लेटरल पाइप, स्प्रिंकलर, सब चीज़ें यहाँ पे शो कर रखी है। ये आपके पास एक और लेआउट दिखा रखा है आपको, तो आप इसको भी देख के ओवरव्यू लिख सकते हो। तो ये भी आपके पास एक प्रैक्टिकल इमेज शो कर रखी हुई है, आप यहाँ से भी आइडिया ले सकते हो। देखो इस तरह से आपके पास स्प्रिंकलर इरिगेशन में क्या होती है, इरिगेशन होती है। अब इसके लिए भी कुछ कंडीशन जो होनी चाहिए वो आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले आप स्प्रिंकलर इरिगेशन कहाँ पे प्रोवाइड करोगे, सबसे पहले अगर आपके पास पानी जो है वो उतनी अमाउंट में नहीं है, तो बाकी के मेथड में आपके पास लॉसेज क्या हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। सरफेस के केस में अगर सब सरफेस प्रोवाइड करने हैं तो आप ड्रिप यूज़ करोगे, बट अभी ड्रिप के रिलेटेड हमने डिस्कशन नहीं किया है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ अगर आपके पास पानी ज़्यादा अमाउंट में नहीं है आपके पास अवेलेबल, तो आप क्या कर दोगे, स्प्रिंकलर इरिगेशन को प्रोवाइड कर लोगे, वो बता दिया। अब लैंड इरेगुलर है, तो अगर आपको जो दूसरे मेथड होंगे तो उनके लिए आपको लैंड प्रिपेयर करनी पड़ेगी, क्रॉस स्लोप देने पड़ेंगे, आपको डीचेज एक्सकवेट करने पड़ेंगी, तो मतलब आपके पास कॉस्ट भी ज़्यादा आ जाएगी, और लैंड को आपको रेगुलर करने में आपको बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। सिंपली आप क्या कर लोगे, वहाँ पे स्प्रिंकलर इरिगेशन वहाँ पे प्रोवाइड कर दोगे। अब आपके पास जैसे दूसरे डिफरेंट मेथड हैं, वहाँ पे क्या होता है, अगर आपके पास वाटर टेबल भी हाई है तो दूसरे मेथड कर लोगे तो आपके पास वाटर लॉगिंग होने के चांसेस हो जाते हैं। बट आप स्प्रिंकलर इरिगेशन से आप पानी प्रोवाइड करोगे, इससे आपके पास सीपेज भी लॉसेस बहुत कम होते हैं। तो आपको पता है एफिशिएंसी ही जिस मेथड में आपके पास कितनी आ रही है, 80 से 85% के बीच आ रही है, तो आपके पास लॉसेस तो क्या होंगे, मतलब कम ही हो रहे हैं, तो ग्राउंड वाटर टेबल भी आपके पास हाई होने के चांसेस नहीं रहते। और आप बोल सकते हो कि जब आपके पास साइल क्या होती है, परमेएबल होती है, तो उस टाइम भी आप कौन से मेथड का अप्लाई करते हो, स्प्रिंकलर इरिगेशन को आप उस टाइम यूज़ कर सकते हो। सो ये आपके पास मैंने आपको कुछ टर्म्स बता दी कहाँ कहाँ पे आपके पास स्प्रिंकलर इरिगेशन को आप अडॉप्ट कर सकते हो। जहाँ पे लैंड स्लोप स्टीप पर हो, इजली रोडेबल हो सके साइल, तो वहाँ पे आप स्प्रिंकलर इरिगेशन को यूज़ कर लोगे। अब आते हैं आपके पास कुछ टाइप्स ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम। आपके पास 3 टाइप के होते हैं, परमानेंट सिस्टम, नेक्स्ट आता है आपके पास सेमी परमानेंट सिस्टम, और थर्ड आता है पोर्टेबल सिस्टम। तो सिंपली आप देखो स्प्रिंकलर इरिगेशन का मैंने आपको क्या बताया था आपको, ये किसका नेटवर्क होता है, पाइप्स और पंप्स का नेटवर्क होता है। तो जो परमानेंट सिस्टम होता है, इसमें जो पाइप्स होती हैं उनको क्या कर लेते हो आप, परमानेंटली बोर्ड कर देते हो, मतलब परमानेंटली आप उनको रख दोगे, तो फिर जब आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस टाइम आप पानी वहां से प्रोवाइड कर लोगे, तो आपके पास इरिगेशन हो जाएगी। अब सेमी परमेएबल होता है, सेमी परमेएबल के केस में क्या होता है कि जो आपके पास मेन लाइन होती है उनको आप तो परमानेंटली रख लेते हो, बट जो आपके पास लेटरल ब्रांचेस पाइप्स होती है उनको क्या करते हो, जब रिक्वायरमेंट होती है उसी टाइम आप उनको प्रोवाइड कर लेते हो। और पोर्टेबल आ गई आपके पास, जब रिक्वायरमेंट है उसी टाइम आप स्प्रिंकलर सिस्टम बना लोगे, और उसी तरह से आप क्या कर लोगे, पानी प्रोवाइड कर लोगे। तो सिंपली आप परमानेंट बोल सकते हो कि जो आपके पास मेन पाइप है, सब ब्रांच पाइप है, लेटरल पाइप्स हैं, वो क्या होती है, सभी परमानेंट होती हैं। सेमी परमानेंट में आपके पास मेन ही आपके पास परमानेंटली होंगे, बाकी क्या हो जाएंगे आपके पास जब रिक्वायरमेंट होगी उसी तरह से होंगे। और पोर्टेबल में सभी टाइप की क्या होती हैं आपके पास, जब रिक्वायरमेंट होती है उसी टाइम आप इस सिस्टम को लेआउट कर देते हो। तो नेक्स्ट आता है, आप इसके बेनिफिट्स देखते हैं आपके पास क्या होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, बहुत ज़्यादा है, मतलब 80 to 85% आपके पास एफिशिएंसी आती है। तो इसमें लॉसेस क्या होते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। मैंने आपको कहा कि इरेगुलर लैंड के लिए चाहिए, तो इसमें आपको लेवलिंग की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हाई एफिशिएंसी का बता दिया। अब इसमें क्या आपको लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको लेबर रिक्वायरमेंट, क्यों नहीं है, क्योंकि आपको ना तो डीचेज एक्सक्वेट करने, ना उनको क्रॉस लीव्स प्रोवाइड करनी है, तो आपको लेबर की क्या होती है, बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है। अब पानी भी ये आपके पास क्या करता है, स्प्रेज के फॉर्म में प्रोवाइड करता है, तो वाटर लॉगिंग को भी आपके पास ये बचा सकता है। अब जो आपके पास टैंक था, यहाँ पे देखो मैंने शो कर रखा था इस टैंक में, तो जो
यहाँ से आपके पास जो मैंने यहाँ पे शो रखा, तो इस टैंक में आप क्या कर सकते हो, साथ में आप फर्टिलाइज़र भी पानी के मिक्सअप कर सकते हो। तो फर्टिलाइज़र भी क्या हो जाएंगे आपके पास, यूनिफॉर्मली आपके पास पूरे एरिया में अप्लाइड हो जाएंगी। अब आपके पास कोई भी टाइप की सॉइल हो और कोई भी आपके पास टोपोग्राफी, उसमें आपके पास क्या होता है, स्प्रिंकलर इरिगेशन आपके पास सूटेबल होता है, और इसकी वजह से आपके पास क्या होता है, कोई सॉइल इरोजन होने के भी चांसेस नहीं रहते। सॉइल इरोड तब करता है आपके पास जब आप क्या करते हो, फ्री फ्लडिंग कर देते हो, बहुत ज़्यादा आप पानी प्रोवाइड कर दोगे। बट इसमें तो आप लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर प्रोवाइड कर रहे होगे, और वो भी किस फॉर्म में कर रहे हो, स्प्रेज की फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हो, तो इसलिए आपके पास कोई सॉइल इरोजन होने के भी चांसेस नहीं होते। अब देखो इसके कुछ, अगर जो भी चीज़ें मैंने आपको बता रखा है कि उसके अगर बेनिफिट्स हैं तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। अब क्या है, सबसे पहले जब कभी भी आपने स्प्रिंकलर इरिगेशन यूज़ करोगे, आपने इरिगेशन प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए आपको पानी की वाटर, आपको इसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, बिजली की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तभी तो जाके आपके पास वो पाइप्स पंप क्या कर पाएंगे, आपके पास पानी प्रोवाइड कर लेंगे। अब आपको ये पाइप्स पंप्स हैं, तो कहीं पे आपको इनका ब्लॉकेज हो गया, कोई भी प्रॉब्लम आ गई, तो उसके लिए आपको किसका नॉलेज होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए आपको। अब स्टार्टिंग में आपको ये क्या पड़ जाएगा, कॉस्टली पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, पाइप्स पंप्स का ये नेटवर्क को खरीदना पड़ेगा, और आपके पास क्या हो सकता है, ये बहुत महंगा आ सकता है, तो इसलिए आपको ये कॉस्टली पड़ सकता है। अब हवा जब चल रही है, तो हवा चल रही है, तो जैसे आपने देखो सिंपल नॉर्मल रेनफॉल होती है, तो जब बारिश होती है, तो अगर हवा चलती है तो आपके पास वो यूनिफॉर्मली नहीं आती, वो एक ही डायरेक्शन में आपके पास पड़ जाती है, तो कहीं पे भी इसकी वजह से क्या हो सकता है, इसमें डिस्टर्बेंस आ सकती है। अब उसके बाद इसमें क्या होना चाहिए, आपको कांस्टेंट वाटर सप्लाई होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पास कभी पानी ही नहीं आया, तो आप क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, आपकी जो इरिगेशन आप उसमें प्रोवाइड नहीं कर पाओगे। अब ये जो है आपके पास नेटवर्क होता है, इसमें स्प्रेज की फॉर्म में जब ये पानी प्रोवाइड करता है, तो इसमें मेनली जहाँ पे भी आप कभी इसके प्रैक्टिकली लाइव देखोगे, तो जो एंड्स होते हैं आपके पास, जहाँ तक इसकी रेंज होती है, कुछ पर्टिकुलर रेंज में होती है, तो एंड्स जो होते हैं या कॉर्नर जो होते हैं, वो आपके पास इरिगेट नहीं हो सकते। उसको इरिगेट करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, राइजर प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि वो आपके पास कॉर्नर्स को भी क्या कर दें, आपको इरिगेट कर लें, इसलिए हम राइजर को वहाँ पे प्रोवाइड कर लेते हैं। तो इसको आप कह सकते हो कि कॉर्नर लेफ्ट अनइरिगेटेड को हम क्या कर सकते हैं, इसको ओवरकम कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए आपके पास ये सिस्टम है, तो यहाँ पे अगर फार्मर को कभी अपनी जो है यहाँ पे देखने जाना पड़ेगा फील्ड्स में, तो उसको भी क्या पड़ेगा, यहाँ पे डिस्टर्बेंस पड़ेगा, क्योंकि पानी तो गीला हो जाएगा बेचारा, तो उसके भी वर्क में भी इफेक्ट कर सकता है ये। और नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि जब भी आपके पास, जैसे आपके पास राइस है, तो राइस को आपको पता है क्या होता है, सबसे ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, तो क्या राइस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो वही लिख रखा है कि आपके पास ऐसी क्रॉप जिनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए आपके पास स्प्रिंकलर इरिगेशन जो होता है वो आपके पास बेनिफिशियल नहीं होता। अब जो नेक्स्ट टाइप ऑफ इरिगेशन मेथड आता है, वो आता है आपके पास ड्रिप इरिगेशन। तो सबसे जो बेस्ट इरिगेशन मेथड जो होता है आपके पास, वो कौन सा होता है, आपके पास ड्रिप इरिगेशन होता है। अब ड्रिप इरिगेशन का सबसे पहले क्या बोलते हो आप, इसको ड्रिप इरिगेशन को आप ट्रिकल इरिगेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो नाम का आपको पता चल गया, ड्रिप इरिगेशन को आप ट्रिकल इरिगेशन बोल दोगे। सेकंड आ जाता है आपके पास कि जो कॉस्ट इन्वॉल्व होगी इसमें क्या होती है, हाई होती है, वो आपको मैं आगे बताता हूँ। सबसे पहले आपको देखो, इस तरह से आपके पास ड्रिप इरिगेशन होती है। सिंपल आपके पास ड्रिप, जैसे आप कभी बीमार हो गए तो आपको ग्लूकोज चढ़ाया रखा होगा, तो उसमें आप बोलते हो कि ड्रिप से आपके पास आता है, तो वो भी इस तरह से बूंद बूंद आता है, इसी तरह से। तो ये टाइप है आपके पास ड्रिप इरिगेशन की। तो ये आ गया आपके पास। तो ये क्या है आपके पास, मैंने कहा इसको हम ट्रिकल इरिगेशन भी बोलते हैं। आर्टिफिशियल सबसरफेस मेथड है, जहाँ पे आप पानी डायरेक्टली कहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हो, रूट जोन में प्रोवाइड कर रहे हो, और किसकी वजह से, पाइप्स और पंप्स की वजह से। अब आपको पाइप्स और पंप्स की रिक्वायरमेंट है, तो इनिशियली आपके पास पाइप्स और पंप क्या होंगे, महंगे होंगे, तो कॉस्ट में क्या हो जाता है आपके पास, बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब जैसे आपको मैंने स्प्रिंकलर इरिगेशन में कहा था कि आप इसमें फर्टिलाइजर मिक्स कर लो, पानी के साथ आप पूरे फील्ड में प्रोवाइड कर सकते हो, तो आप सेम यहाँ पे भी कर सकते हो। अब डायरेक्टली आप पानी रूट जोन में प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपके पास लॉसेस क्या हो जाते हैं, बहुत कम होते हैं, तो इसलिए इसकी इरिगेशन एफिशिएंसी क्या आती है, 90 to 95% आती है। बट इस मेथड में आपको फिर से मैं बता रहा हूँ कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी, तो और यहाँ पे इंडिया में इतना ये पॉपुलर नहीं है, ये ज़्यादा अरब्स कंट्रीज़ में यूज़ होता है, क्योंकि वहाँ पे पानी की बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है, मतलब बहुत पानी कम होता है, तो इसलिए आप डायरेक्टली कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, वो ड्रिप इरिगेशन अप्लाई करते हैं। ये तो आ गए आपके पास डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरिगेशन। अब देखते हैं हम क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर, मतलब जो हम खेत में पानी प्रोवाइड करेंगे वो आपके पास, उसमें क्या क्या आपके पास क्वालिटी पैरामीटर हमें कंसिडर करने पड़ेंगे। सबसे पहले आता है आपके पास सस्पेंडेड सॉलिड। सस्पेंडेड सॉलिड में आप बोल सकते हो कि जो हमारे पास सॉलिड है, सिंपली देखो इसमें बोल सकते हैं कि जो सेडिमेंट का इफेक्ट है हमारे पास पानी में, वो हमारे पास डिपेंड करता है किस टाइप की सॉइल पे हम उसको
पानी को वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपके पास फाइन सेडिमेंट है पानी में, अब फाइन सेडिमेंट आपके पास क्या होते हैं, फाइन सेडिमेंट होते हैं आपके पास जिनमें नाइट्रोजन, ये मैं आपको लिख लेता हूँ, सिंपल शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ। आपके पास फाइन सेडिमेंट वैसे होते हैं जिनमें आपके पास नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर। फिर से मैं बता रहा हूँ, फाइन सेडिमेंट में क्या होगा, आपके पास नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर जो होंगे वो आप कहाँ से ऑब्टेन करोगे, इरोजन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक से आप इसमें क्या करते हो, आप यहाँ पे फाइन सेडिमेंट में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर को ऑब्टेन कर देते हो। अगर ये आपके पास सैंडी सॉइल पे डिपॉजिट हो जाते हैं तो आपके पास सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अगर आपके पास कोर्स सेडिमेंट है तो कोर्स सेडिमेंट में क्या होगा, आपके पास नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। क्यों, क्योंकि वो आपके पास कहाँ से, आपके पास इरोड हुए होते हैं इग्नियस रॉक से। तो आप बोल सकते हो डायरेक्टली इनकी ये क्या होते हैं, यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, और कोर्स सेडिमेंट में क्या होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर क्या होते हैं, कम अमाउंट में होते हैं। तो अगर वो आपके पास सॉइल पे डिपॉजिट हो जाए तो उससे आपके पास सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आपके पास सेडिमेंट सॉइल के रिलेटेड दो चीज़ें बोल सकते हो कि अगर आपके पास फाइन सेडिमेंट है तो उससे आपके पास फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, आपके पास इंक्रीज हो जाएगी, और कम होंगे तो आपके पास फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो सेकंड आ जाता है आपके पास टोटल कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट्स। तो सॉल्युबल साल्ट्स आपके पास होते क्या हैं, सॉल्युबल साल्ट्स आप बोल सकते हो जैसे आपके पास सॉल्ट्स है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम। अगर ये आपके पास पानी में प्रेजेंट है तो अगर नॉर्मल कंसेंट्रेशन में तो कोई इशू नहीं है, अगर ज़्यादा अमाउंट में है तो आपके पास ये बहुत सी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं प्लांट के लिए। सबसे पहले इंजरी कर देते हैं। आपने देखा होगा कि मुरझा से जाता है तो वो सिंपली क्या है, आपके पास इंजरी। ऑस्मोटिक एक्टिविटी जो होती है इसकी क्या कर लेता है, आपके पास ब्लॉकेज कर देता है ये आपके पास। और चोक्स ऑफ वाइड्स विच इफेक्ट्स एरेशन। तो एरेशन को मैंने आपको पहले प्रीवियस लेक्चर में भी बता रखा कि अगर वाटर लॉगिंग कर लोगे उससे आपके पास जो एयर वायर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, तो आपके पास एरेशन इफेक्ट एरिएशन हो जाएगी आपके पास। तो अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट में साल्ट्स हैं तो आपके पास ये इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो जो कंसेंट्रेशन होती है आपके पास सॉल्युबल साल्ट्स की, तो कलर चेंज करते हैं, जो कंसेंट्रेशन है आपके पास सॉल्युबल साल्ट्स की पानी में वो आपके पास उतना ज़्यादा कंसर्न नहीं है। क्यों, क्योंकि आपके पास देखो इसको सिंपल हम समझते हैं, जैसे आपके पास मान लेते हैं आपके पास कोई फील्ड है, अब फील्ड में आपने इरिगेशन पानी क्या कर दिया, आपने प्रोवाइड कर दिया, तो पानी तो आपके पास यूज कर लिया आपके पास। अब पानी तो आपके पास प्लांट्स ने यूज कर लिया, बट जो सॉल्ट्स थे, सॉल्ट की कंसेंट्रेशन तो आपके पास कहाँ पर रह जाएगी, सॉइल में ही आपके पास डिपॉजिट रह जाएगी। तो वही चीज़ आपके पास यहाँ पे ले रखा है कि जो कंसेंट्रेशन है सॉल्ट की पानी में वो ज़्यादा कंसर्न नहीं है हमारे पास इन सॉइल सोल्यूशन। अब किसका ज़्यादा कंसर्न है, जो सॉल्ट्स हैं आपके पास सॉइल सोल्यूशन के, विद पैसेज ऑफ टाइम दी सॉल्ट गेट डिपॉजिट इन द सॉइल एंड इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। तो मैंने आपको वही कहा कि जैसे आपके पास ये सॉल्ट जिसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा है, आपने पानी प्रोवाइड कर दिया अपने फील्ड में, तो फील्ड में क्या हो गया, पानी तो आपके पास यूज हो गया, बट जो सॉल्ट्स थे उनकी कंसंट्रेशन पे क्या कर लेगा, वो वहीं पे आपके पास फील्ड में रह जाएगा, और उसकी वजह से आपको किसका इफेक्ट पड़ जाएगा, जो ग्रोथ है क्रॉप की उसको इफेक्ट पड़ जाएगा। तो ये जो कंसंट्रेशन है आपके पास सॉल्युबल सॉल्ट्स की, इनको आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। तो CS इक्वल टू CQ डिवाइड बाई Q प्लस RE माइनस CU। और यहाँ पे मैं मान रहा हूँ कि आपके पास रेनफॉल में कोई भी अभी आपके पास सॉल्ट की कंसेंट्रेशन नहीं है। तो CS आता है आपके पास सैलिनिटी कंसेंट्रेशन, Q आता है कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर है, CU आता है आपके पास कंजम्पटिव रेनफॉल, सॉरी C आता है आपके पास कंजम्पटिव यूज, सॉरी ये आपके पास यहाँ पे गलत लिख लिया है, कंजम्पटिव यूज आता है आपके पास, CU आता है आपके पास कंजम्पटिव यूज, RE आता है आपके पास इफेक्टिव रेनफॉल, और C आता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन इरिगेशन वाटर। तो आपके पास ये पैरामीटर्स दे रखे होंगे, तो आप सिंपली यूज़ कर लोगे। ये आप इरिगेशन का ये जो टॉपिक है ये आप एनवायरनमेंट में भी पढ़ोगे, तो एनवायरनमेंट में आपको ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। सो सॉल्ट कंसंट्रेशन आप इस सॉल्यूशन से निकाल सकते हो। तो मैंने आपको क्या बताया, अभी जो ये मैंने एज्यूम किया था कि जो आपके पास कंसंट्रेशन है रेन में वो आपके पास प्रेजेंट नहीं है। अगर आपके पास रेन में भी आपके पास क्या होती है, कंसंट्रेशन जो है सॉल्ट्स की ज़्यादा हो जाती है, तो आप उसको फॉर्मूलेज के साथ कैलकुलेट कर सकते हो। तो फॉर्मूला जाता है आपके पास उस केस में CS मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स इन सॉइल, सो CS आ जाता है सैलिनिटी कंसंट्रेशन। तो फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास, क्या हो रहा है इसको, तो फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास CQ, जो आपके पास पहले था CQ यही रह गया, डिनोमिनेटर में आपके पास भी सेम रह जाएगा Q प्लस R माइनस CU, क्योंकि कंजम्पटिव यूज हो जाएगा। सिर्फ आपके पास ऐड क्या हो जाएगा, आपके पास CR और RE यूज हो जाएगा आपके पास।
अब आर ई क्या है, यहाँ पे मैं इफेक्टिव रेनफॉल आर ई यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी आर ई लिख रखा है मैंने, तो बिल्कुल हम, तो सी की वो हो गया आपके पास जो कंसंट्रेशन पहले प्रेजेंट थी। अब आपके पास क्या हो रखी है, आपके पास रेनफॉल में भी कंसंट्रेशन आ रखी है, तो जो सी आर आ गया, जो कंसंट्रेशन सॉल्ट होगी रेन वाटर में, और आर ई आ गया आपके पास इफेक्टिव रेनफॉल। सो इस तरह से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला आ गया आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, कब, जब आपके पास रेनफॉल में भी सॉल्युबल सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। अब यहाँ पे अगर कंसंट्रेशन है सॉल्युबल सॉल्ट्स की 700 ppm या 700 मिलीग्राम पर लीटर, तो आपके पास कुछ ही क्रॉप्स के लिए क्या होते हैं, ये हार्मफुल होते हैं। अगर आपके पास ये 2000 ppm से ज़्यादा हो गई, तो आपके पास सभी क्रॉप्स के लिए क्या होते हैं, ये हार्मफुल चीज़ें हो जाती है आपके पास। सो नेक्स्ट देखते हैं आपके पास क्या बोल रहा है। अब बोल रहा है कि जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है, इनको हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के टर्म्स में भी मेजर कर सकते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं एक दूसरे पे। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को कितने डिग्री पे मेजर करते हो आप, 25 डिग्री पे मेजर करते हो, और इसका यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम, तो कंडक्टिविटी का ओम का इनवर्स हो जाएगा, तो मतलब मोह पर सेंटीमीटर, तो माइक्रो मोह पर सेंटीमीटर होता है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का यूनिट। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के टर्म्स में आप सॉल्युबल सॉल्ट्स को कुछ जो है वो क्लासिफाई कर सकते हो। सबसे पहले जब आपके पास कंसंट्रेशन होगी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एट 25 डिग्री सेल्सियस, और किस में होगा वो, माइक्रोमो पर सेंटीमीटर, अगर वो वैल्यू आपके पास 100 से 250 के बीच है, तो आप बोलोगे लो सैलिनिटी वाटर है आपके पास। अब फिर 250 से 750 के बीच है, तो मीडियम सैलाइन वाटर है। उसके बाद अगर आपके पास 750 से 2250 के बीच में है, तो आपके पास हाई सैलिनिटी वाटर है। और आपके पास 2250 से ज़्यादा है, तो आपके पास वेरी हाई सैलाइन वाटर होगा। अब आप बोलोगे कि इसमें याद कैसे रखना है, तो सिंपली आप यहाँ पे एक लॉजिक देख लो, 250 है और 750 है, तो मतलब डायरेक्टली जो 250 है इसको आप डायरेक्टली 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आपके पास नंबर आएगा तो आ जाएगा। 250 इंटू 3 आ गया 750, अब 750 इंटू 3 करोगे तो 2250 आ गया। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो जो लो सैलिनिटी वाटर है इसको हम C1 के साथ डिनोट करते हैं, मीडियम सैलिनिटी वाटर को C2 के साथ डिनोट करते हैं, हाई सैलिनिटी वाटर को C3 के साथ, और वेरी हाई को C4 के साथ। मैं आपको बोल देता हूँ कि जो आपके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है 25 डिग्री सेल्सियस पे, और यूनिट क्या है आपके पास, माइक्रो मोह पर सेंटीमीटर है, तो आपको मैं बोल देता हूँ कि कंडक्टिव कंसंट्रेशन कितनी है आपके पास, 500 है। तो आपको क्लासीफाई करना है आपके पास ये कौन सा वाटर है। तो रेंज क्या आ रही है 250 से 750, तो मतलब क्या आएगा, मीडियम सैलिनिटी वाटर, या जिसको आप बोल सकते हो सिंपली C2 आ जाएगा। अब इनके आप यूजेस जो है ये पढ़ सकते हो कि जो जब लो सैलिनिटी वाटर होगा आपके पास सभी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के लिए ये जो होगा क्या कर सकते हो, आप इसको अप्लाई कर सकते हो, और किसी में आपको लीचिंग करनी पड़ेगी, ये आप देख सकते हो सभी चीज़ें। अब आपके पास आती है परसेंटेज ऑफ सोडियम इन अदर कैटाइन, तो परसेंटेज ऑफ सोडियम से भी आपके पास हो जाता है। अगर आपके पास सॉल्ट्स, मैंने पहले कहा कि अगर आपके पास कम अमाउंट में है तो कोई भी इशू नहीं होता, अगर वो आपके पास ज़्यादा हो जाए तो फिर इशू हो जाता है। उसी तरह से अगर आपके पास परसेंटेज है जो सोडियम आयन की, वो 5% है आपके पास टोटल एक्सचेंजेबल कैटाइन से आपके पास, तो आपके पास उतना कोई इशू वाली बात नहीं है, मतलब आपके पास स्टेबल चीज़ें। अगर आपके पास 10% से ज़्यादा हो जाए तो उससे क्या हो जाता है, आपके पास पीएच वैल्यू जो है वो सॉइल की बढ़ जाती है, परमेबिलिटी जो होती है वो सॉइल की रिड्यूस हो जाती है, और प्लास्टिसिटी जो है वो सॉइल की इंक्रीज हो जाती है, और सॉइल क्या बन जाती है, स्टिकी, कब, जब वेट होती है, और जब ड्राई होती है तब क्या आ जाती है, क्रस्ट फॉर्म में आ जाती है आपके पास सिंपली। अब यहाँ पे आपके पास एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज आ जाता है, तो उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसके रिलेटेड भी आपके पास फॉर्मूला होता है। तो आप चाहे उस फॉर्मूले का यूज़ कर लो या ना कर लो, उसका कोई इशू नहीं है, बट मैं आपको फिर भी फॉर्मूला जो है वो बता देता हूँ। तो ESP का फॉर्मूला आता है आपके पास Na पॉजिटिव डिवाइडेड बाई Na पॉजिटिव प्लस Ca2 पॉजिटिव, ये क्या होती है, इनकी वैलेंसी होती है। तो ये नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ आपके पास में एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज का फॉर्मूला। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ आपके पास, देखो यहाँ पे ESP है आपके पास, तो एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज का फॉर्मूला लिख लेते हैं। आपके पास क्या होता है, Na प्लस डिवाइडेड, और ये लाइन स्ट्रेट नहीं आ रही हम, तो Na प्लस प्लस Ca2 पॉजिटिव प्लस Mg2 पॉजिटिव, और इसको थोड़ा छोटा रख लेते हैं, इंटू 100, ये एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज का आपके पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो जब 5% तक मैंने कहा आपके पास अगर सोडियम है तो कोई इशू नहीं है, अगर 10% से ज़्यादा हो गया तो आपके पास क्या होते हैं, इश्यूज हो जाते हैं। अब जो परसेंटेज प्रोपोर्शन होती है सोडियम आयन की अदर कैटाइंस की टर्म्स में, उनको आप सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो के टर्म्स में आप इसको क्या कर सकते हो, डिनोट कर सकते हो, जिसका फॉर्मूला आता है आपके पास Na पॉजिटिव डिवाइड बाई Ca2 पॉजिटिव प्लस Mg2 पॉजिटिव
का एवरेज ले लोगे और अंडर रूट कर लोगे आपके पास, ठीक है। और जो आपके पास ये सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो आता है, इसको आप कंसंट्रेशन जो होते हैं वो किस में मेजर करते हो, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में आप इसकी कंसंट्रेशन को मेजर कर देते हो आपके पास, ठीक है। सो अब SAR के अकॉर्डिंग भी आप वाटर को क्लासीफाई कर देते हो, 4 कैटेगरी में करते हो, मतलब S1, S2, S3, S4। जैसे वहां पे C1, C2, C3, C4 था, वहीं पे आपके पास यहाँ पे क्या आता है, S1, S2, S3, S4। S1 आता है आपके पास लो सोडियम वाटर, इसकी कंसंट्रेशन कहाँ से आती है आपके पास, 0 से 10 के बीच। मीडियम होता है आपके पास 10 से 18 के बीच में। उसके बाद आता है हाई, हाई कहाँ से आता है आपके पास 18 से 26, और वेरी हाई आता है आपके पास ग्रेटर देन 26। अब यहाँ पे आप याद रख सकते हो कि डायरेक्टली क्या हो रहा है आपके पास, +8 हो रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है आपके पास, +8 हो रहा है। सो अगर अब आपके पास देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, अब आपको पोल देगा कि आपके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है आपके पास 500, और जो SAR है, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो आपके पास मान लो बोल दे 25 है आपके पास, तो आपको क्लासीफाई करना है कि आपके पास कौन सा वाटर है। तो 500 कौन सी रेंज में आता है, C2 की रेंज में आता है, और 25 किस में आता है, S3 की रेंज में आता है। तो आप बोल सकते हो C2H3 आपके पास क्या है, वाटर है आपके पास, ठीक है। सो ये आपके पास आता है सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो के रिलेटेड। तो आपको सॉल्ट कंसंट्रेशन समझ आ गई कैसे आपके पास बताते हैं, उसके बाद सोडियम की कंसंट्रेशन बता दी। अब इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल भी होता है, तो न्यूमेरिकल बता देते हैं आपके पास कैसे आपके पास सॉल्व होगा। देखो क्या बोल रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ इरिगेशन वाटर हैविंग फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सोडियम की कंसंट्रेशन कितनी वो रखी है, तो मतलब Na पॉजिटिव आपके पास 22 दे रखा है, और Ca2 पॉजिटिव, मतलब इसकी वैलेंसी होती है ये, तो कितना दे रखा है 3, और Mg2 पॉजिटिव आपके पास गिवन है 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी वो रखी है 200 माइक्रोमोल पर सेंटीमीटर। तो आपको क्लासीफाई करना है कौन से टाइप का वाटर है आपके पास, तो कोई इशू नहीं है। सबसे पहले हम SAR निकाल लेते हैं आपके पास, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। तो क्या होता है आपके पास Na पॉजिटिव डिवाइडेड बाई, आपके पास क्या लोगे, पहले कैल्शियम और मैग्नीशियम का एवरेज ले लोगे, उसके बाद फिर उनका स्क्वायर रूट ले लोगे। तो Na की वैल्यू 22 है, Ca की वैल्यू 3 है, प्लस 1.5 डिवाइड बाई 2 और अंडर रूट, मतलब एवरेज ले लिया। तो ये आ गया आपके पास 4.5 डिवाइड बाई 2, 2.25। सो 2.25 किसका आपको पता है, 225 आपको पता है किसका स्क्वायर रूट होता है 15 का। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा डायरेक्टली आपके पास 1.5। सो ये आ जाएगा आपके पास 22 डिवाइड बाई 1.5। एक मिनट, क्या इशू हो गया आपके पास। सो ये आ जाएगा आपके पास 1.5। तो जब आप इसको डिवाइड कर लोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 14.667 के अबाउट। अब 14.667 आ गया आपके पास SAR। तो 0 से 10, 10 से 18, तो मतलब आपके पास कौन सी कैटेगरी का आ गया वाटर, लो सोडियम वाटर आ गया S2। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी वो रखी है आपके पास 200 माइक्रोमो पर सेंटीमीटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो 0 से या 100 से 250 के बीच आपके पास कौन सा आता है, C1 आता है। तो आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर क्या है, C1H2 है। सो C1H2 आपके पास इसकी क्लासिफिकेशन है। तो इस तरह से आपके पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। आई होप आपको समझ आ गया फर्स्ट वाला, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब इसको देखो, थोड़ा न्यूमेरिकल को डिफिकल्ट करने की टर्म्स में क्या आ जाता है, जैसे आपके पास ये मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, तो इसमें आपको यूनिट चेंज करके दे देगा, बट आपको यूनिट चेंज करने की अभी कोई इशू नहीं है, वो मैं आपको आगे जब प्रैक्टिस सेट देखेंगे हम उसमें आपको करवा लूँगा। आप बेसिक ही इसको जो न्यूमेरिकल है इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, और फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका आंसर बता दीजिएगा। अब देखो, जैसे मैंने आपको एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज का फॉर्मूला बता दिया, अब इसकी टर्म्स में भी आप जो है वो वाटर को क्लासीफाई कर सकते हो, ठीक है, सॉइल को क्लासीफाई कर देते हो आपके पास। तो वही आपके पास है टॉपिक अब कि क्लासिफिकेशन ऑफ सैलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल। तो सबसे पहला आ रहा है इसमें आपके पास एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज आता है आपके पास ESP, उसकी मैंने आपको फुल फॉर्म बता दी, फिर मैंने फॉर्मूलेज बता दिए आपको क्या होता है। तो अब क्लासिफिकेशन करनी है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जिसका यूनिट आपको बता दें क्या होता है, माइक्रोमो पर सेंटीमीटर, कहा कब 25 डिग्री सेल्सियस पे, अगर वो वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन 400 है, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज की वैल्यू कितनी है आपके पास 15 है, और pH आपके पास लेस देन 8.5 है, तो आपके पास कौन सी सॉइल होगी, सैलाइन सॉइल होगी, जिसको आप क्या बोल सकते हो, वाइट सॉइल एल्कलाई भी बोल सकते हो। अब सैलाइन सॉइल का मतलब होता है आपके पास सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा, तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या है आपके पास ज़्यादा है।
अब एल्कलाइन सॉइल है ये जिसको आप नॉन सलाइन बोलोगे, तो मतलब सॉइल की कंसंट्रेशन कम हो गई तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या आपके पास कम है, तो कितने से है 4000 से लेस है आपके पास। तो ये टेबल जो है आपके पास ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, आप ये वैल्यू जो है वो देख सकते हो। तो आपको डायरेक्टली बोलेगा कि सैलाइन सॉइल की बताओ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी होती है, तो ग्रेटर देन 4000 होती है। ESP एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज अगर आपके पास लेस देन 15 है तो वो आपके पास सैलाइन सॉइल है। pH की वैल्यू अगर लेस देन 8.5 है तब भी आपके पास कौन सी है वो सैलाइन सॉइल है। उसी तरह से अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू लेस देन 4000 है, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज की वैल्यू ग्रेटर देन 15 है और pH की वैल्यू 8.5 से 10 के बीच है, तो आपके पास कौन सी टाइप की सॉइल आ जाएगी, एल्कलाइन सॉइल आ जाएगी। और उसी तरह से अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 4000 से ग्रेटर है, ESP भी आपके पास 15 से ग्रेटर है और pH की वैल्यू 8.5 से है, तो आपके पास कौन सी सॉइल आ जाएगी, सैलाइन या एल्कलाइन सॉइल आप इसको बोल सकते हो। अब इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट टाइप आ जाती है आपके पास सॉरी नेक्स्ट टाइप आ जाती है आपके पास बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन। तो बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन क्या है आपके पास, कि जो आपके पास कंसंट्रेशन होती है सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम की, उन्हीं जैसे मैंने आपको सिंपल बता दिया कि जैसे अगर आपके पास किसकी नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो आपके पास क्या आते हैं, इफेक्ट बन जाते हैं। उसी तरह से जितनी आपके पास बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन होगी उसकी वजह से आपके पास प्रेसिपिटेट बनेगी और हाई अमाउंट ऑफ क्या बन जाएगा आपके पास, सोडियम आयन आ गए। अगर सोडियम आयन आपके पास पानी में ज्यादा बढ़ गए तो आपके पास क्या हो जाते हैं, सोडियम हैजार्ड आ जाएंगे, मतलब आपके पास S2 3 S4 कैटेगरी का आपको पानी जो है वो मिल जाएगा। तो देखो इसको मैं आपको अगर इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला समझना है तो आपको मैं फॉर्मूले की टर्म्स में समझा लेता हूँ। तो SAR का आपको फॉर्मूला तो पता है क्या है आपके पास, SAR का फॉर्मूला जस्ट अ मिनट क्या हो रहा है इसको इशू। सो SAR का फॉर्मूला है आपके पास सोडियम Na पॉजिटिव डिवाइडेड बाई कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्या लोगे आप एवरेज और फिर उसका अंडर रूट है। सो वही मैंने आपके पास सबसे पहले फॉर्मूला लिख लिया। अब कार्बोनेट्स की वैल्यू अगर आपके पास कम है, अगर आपके पास कार्बोनेट्स की वैल्यू क्या है कम है, मतलब Ca और Mg की वैल्यू क्या है आपके पास कम है, तो इसकी वजह से जो प्रेसिपिटेट बनेंगे वो Mg के Ca और 2 Mg की वैल्यू, मतलब देखो अगर आपके पास इनकी वैल्यू कम है तो डिवीजन में वैल्यू कम है तो सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो क्या बढ़ जाएगा आपके पास, ज्यादा हो जाएगा। अगर आपके पास इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो क्या बढ़ जाएगा आपके पास, कम हो जाएगा। तो वही है अगर आपके पास इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो आपके पास कोई इशू नहीं है। बट अगर जैसे ही आपके पास कैल्शियम और मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन क्या बन जाती है आपके पास कम हो जाती है तो SAR क्या हो जाएगा आपके पास पानी में ज्यादा बढ़ जाएगा और उसकी वजह से आपको इफेक्ट हो जाएंगे नाइट्रोजन के। फिर आता है आपके पास टॉक्सिक एलिमेंट, जैसे आपके पास बोरॉन हो, अगर बोरॉन की कंसंट्रेशन आपके पास 0.3 ppm हो तो आपके पास कुछ ही प्लांट्स के लिए आपके पास ये होती है हार्मफुल। अगर 4 ppm से ज़्यादा हो जाए तब आपके पास ये सभी क्रॉप्स के लिए क्या होती है हार्मफुल वैल्यू जो है वो हो जाती है। नेक्स्ट आता था आपके पास बैक्टीरियल कंटेमिनेशन या बैक्टीरियल कंसंट्रेशन बोल देते हो। तो सिंपली जब भी आप कोई मार्केट से चीज़ ले आते हो तो आप क्या बोलते हो, सबसे पहले इसको धो लिया करेंगे, उसके बाद खाते हो आप चीज़ को। तो वही है आपको कि जो चीज़ें हैं आपको पहले उनको धोना रिलेटेड। सो आई होप आपको जितने भी ये कंसेप्ट थे ये आपको समझ आ गए, चाहे वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ इरिगेशन वाटर थे और ये क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर था, तो आपको समझ आ गया आई होप। क्योंकि ये आपको उतना ज़्यादा इनको डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, बस इनका मैंने जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सभी मैंने मेंशन कर रखे थे, तो आपको समझ आ गए। अगर इनके रिलेटेड जब हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे उससे पहले हम इनको थोड़ा और डिस्कस कर लेंगे, जैसे हम रिविजन करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम रिविजन खाली आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ इसके कर लेंगे, आपके पास हम क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर की ही नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ी 5 मिनट में आपको इसका ओवरव्यू दे दूंगा, रिवीजन करवा दूंगा, तो आपके पास ये चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। तो इस लेक्चर में नहीं रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा और फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय।